हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रेलवे जर्नी विद कुणाल में। तो आज का टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे सीबीटी 2 का स्ट्रैटेजी, कैसे मैंने तैयारी किया था और आप लोग भी वो फॉलो कर सकते हैं कि आप कैसे तैयारी करें। और अभी थोड़ा सा कंपटीशन जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा और सीट्स भी थोड़े कम हैं, तो कंपटीशन पहले के मुताबिक थोड़ा टफ होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो आरआरबी दिए थे 2018 में वो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, प्लस आपका जो गेट वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी आपको एग्जाम देंगे, तो थोड़ा सा कंपटीशन टफ हो जाएगा इस बार। तो उस हिसाब से आप अपने को तैयार कीजिए कि इस साल आपको जॉब ले ही लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट आपको फिर से 5 साल का वेट ना करना पड़े, क्योंकि अभी तो जो गवर्नमेंट का स्थिति है आप देख ही रहे हैं, जो वैकेंसी आ रही है वो रेगुलर 5 साल के इंटरवल के बाद आ रही है। तो अब ये ना हो कि आप तैयारी में कोई चूक कर दें और आपका सिलेक्शन ना हो, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। और मैं आपको जब तक आपका आरआरबी एग्जाम क्लियर नहीं होता तब तक आपके साथ जुड़ा ही रहूंगा, ठीक है। जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो अगर मेरे बारे में नहीं जानते हैं तो मेरा पिछला वीडियो जाके आप लोग देख लें, ठीक है। रेलवे से रिलेटेड, आरआरबी जेईई से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे है, तो उससे आपको पता चल जाएगा मेरे बारे में, आरआरबी जेईई के बारे में, रेलवे के बारे में बहुत सारे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, ठीक है। तो आप पहले एक बार वहां विजिट कर ले, और अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको लगता है कि हाँ चैनल बहुत अच्छा है, जो जिससे आपको बहुत जानकारी मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और आरआरबी जेईई का जो मैं प्रिपरेशन कराने के लिए सोच रहा हूँ कि थोड़ा मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता कि मैं क्लासेस ले सकूं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि आप लोग अगर क्लास ज्वाइन करने के लिए रेडी रहेंगे तो मैं क्लासेस के लिए देखूंगा मैं कि शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, क्रैश कोर्स जो होता है वो अलग चीज होता है, जो आप लोग जितने भी कोचिंग से क्लास लेंगे, ठीक है, वो क्रैश कोर्स में ही अभी क्लास करवाएंगे, ठीक है। लेकिन क्रैश कोर्स में बहुत बेसिक से वो लोग नहीं बताते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा वो जीरो से स्टार्ट करके आपका जितना हाई लेवल तक होता है क्वेश्चंस जो आरआरबी जेईई एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मेनली आप लोग बताइएगा, मैं एक दो वीडियोस हो सके तो डेली अपडेट करूंगा, ठीक है। जो भी मेरा ब्रांच है मैकेनिकल का, अगर आप लोग चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल का भी अपलोड करें तो मैं अपने कलीग से बात करके इलेक्ट्रिकल का भी अपलोड करूंगा, ठीक है। देखते हैं आगे थोड़े दिनों में, मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद उस पर थोड़ा डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए मिलते हैं आपको। सीबीटी 2 स्ट्रैटेजी मेन टॉपिक आज का है, तो चलते हैं, मिलते हैं, चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है अपना सीबीटी 2 का स्ट्रैटेजी, मैंने कैसे क्या फॉलो किया था। जो जनवरी से लेके अगस्त में मेरा एग्ज़ाम था, तो मैंने कितना स्कोर किया था वो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, कितना स्कोर किया था। सीबीटी 2 का स्कोर कार्ड भी मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया था वो मैं बताता हूँ आपको। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं जल्दी से। सीबीटी 2 स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो सीबीटी 2 क्लियर करने के लिए सबसे पहले तो आपको सीबीटी 1 क्लियर करना पड़ेगा, ये क्वालिफाइंग है, ठीक है। तो सीबीटी 1 कितना इंपॉर्टेंट रखता है, तो सीबीटी 1 जिनका भी नॉन टेक जिनका भी थोड़ा वीक है, ठीक है, तो वो सीबीटी 1 को 60% आप वेटेज देंगे, ठीक है। और जो सीबीटी 2 को, देखिए इन दोनों को पैरेलली आपको लेके चलना है। ये नहीं कि सीबीटी 1 अभी तैयारी कर रहे हैं और सीबीटी 1 एग्ज़ाम के बाद आप स्टार्ट करेंगे सीबीटी 2, ऐसा नहीं है। सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 दोनों आपको अभी तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप मतलब एग्ज़ाम के लिए वेल प्रिपेयर्ड होंगे, ठीक है। तो सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 आपको साथ में प्रिपेयर करना है। मैंने जैसे किया था सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 अपना एक टाइम टेबल बना लिया था, ठीक है, कि सीबीटी 1 के लिए मेरे को क्या क्या टॉपिक है। जैसे आपको सबको पता है सीबीटी 1 के लिए आपका जो भी टॉपिक है वो मैथ्स हो गया, ठीक है, साइंस हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, प्लस रीजनिंग हो गया, ये 4 ही टॉपिक है सीबीटी 1 में, ठीक है। और आपका सीबीटी 2 हो गया, सीबीटी 2 हो गया आपका। तो सीबीटी 2 में क्या है, सीबीटी 2 में फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, ये 15 मार्क्स का है। आपका जनरल अवेयरनेस हो गया 15 मार्क्स का। आपका कंप्यूटर हो गया, ठीक है, ये हो गया 10 नंबर का। और इन्वायरमेंट हो गया आपका 10 नंबर का। और टेक पार्ट हो गया आपका 100 नंबर का। तो टोटल 150 का हो गया ये। और सीबीटी 1 आपका 100 नंबर का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सीबीटी 1 पे थोड़ा ध्यान देना है। जैसे कि 60% आपका जो 100% है, आप मान लीजिए 100% टाइम टेबल मान लीजिए 10 घंटा आप पढ़ रहे हैं, तो 6 घंटा आप 6 आवर्स आप पहले सीबीटी 1 को दें, ठीक है। और 4 आवर्स आप
CBT 2 को दें, ठीक है। वो भी CBT 2 में आप टेक्निकल पार्ट को थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे, क्योंकि आपका स्कोर जो है, जो आपका सिलेक्शन कौन करवाएगा, टेक पार्ट करवाएगा, ठीक है। नॉन टेक से उतना सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, तो टेक पार्ट पे आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो मेरा क्या था, मैं जो था वो जनवरी में जॉब छोड़ के और आपका जनवरी से स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन, लास्ट जनवरी से, ठीक है। तो उस समय मेरा CBT 1 थोड़ा वीक था, तो मैं इस पे वर्क कर रहा था फर्स्ट, लेकिन 2 से 4 घंटे 2 to 4 आवर्स मैं CBT 2 को भी देता था। जैसे टेक्निकल पार्ट हो गया, फिर आपका, ठीक है। तो मेनली आप टेक पार्ट को आप इसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि आपको 100 मार्क्स का है, ठीक है। तो CBT 1 में कम से कम 8 to 10 आवर्स पढ़ता था, ठीक है, क्योंकि मेरा थोड़ा वीक था CBT 1, मैथ्स हो गया थोड़ा वीक था, ठीक है, आपका साइंस थोड़ा वीक था, ठीक है। तो देखिए 11, 12 और 10th में जो साइंस हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार, लेकिन जो एक्चुअली में जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं, थोड़े बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है। तो उस हिसाब से पढ़ना था मेरे को, कि उस हिसाब से पढ़ना था, इसलिए मैंने 8 से 10 घंटे CBT 1 को दिया, 3 से 4 घंटे मैंने टेक पार्ट को दिया। तो मेरा एक टारगेट फिक्स था कि मुझे जो RRB JEE है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, मैं पहला अटेम्प्ट दे रहा था, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमको क्लियर करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं बाद की वीडियो में बताऊंगा कि मेरा बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं है बैकग्राउंड, ठीक है। तो गेट के लिए प्रिपरेशन चाहिए, उसके लिए फीस, एग्जाम, ये जो आपका ट्यूशन फीस होते हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के, तो उतना अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए मैं RRB JEE की तरफ गया था कि इसको तो खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है, उतना भी वास्ट नहीं है। गोल जो मेरा था वो एक ही था, ठीक है। तो गोल मैंने सेट किया कि RRB JEE मेरे को क्लियर करना है। जो मान लीजिए कि कोई होंगे कि CGL भी साथ करते हैं, RRB JEE भी कर लेते हैं, NTPC भी कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 2-3 नाव में आप रहिएगा तो उतना सक्सेस आपको अच्छे से, मतलब आप फोकस नहीं कर पाइएगा और सक्सेस भी थोड़ा दूर ही रहेगा, ठीक है। तो आप पहले तो गोल सेट कर लीजिए कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है, CGL में जाना है, RRB JEE में जाना है, NTPC में जाना है, तो उस हिसाब से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। तो मेरा क्या था, मेरा था कि मैं पहले RRB JEE का फिक्स किया कि RRB JEE मेरे को करना है और इस बार पूरा करना है, ठीक है। तो मैं 8 से 14 घंटे 14 आवर्स, ठीक है, 8 से 14 घंटे पढ़ता था। इसमें CBT 1 को मैं आपको 8 घंटे to 10 आवर्स और CBT 2 को आपका 2 to 4 आवर्स इतना देता था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका जो CBT 2 का है, हम बात करेंगे आज। तो CBT 2 में क्या क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको सबको पता होगा 150 नंबर का होता है, 150 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 150 मार्क्स के, ठीक है, सबको पता है। मैं एक बार बता भी देता हूँ, ठीक है। इसमें फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री हो गया 15 नंबर, आपका इन्वायरमेंट हो गया 10 नंबर, कंप्यूटर हो गया 10 नंबर, जनरल अवेयरनेस हो गया 15 नंबर और आपका टेक पार्ट हो गया 100 नंबर, ठीक है। तो इसको कैसे कवर करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ठीक है। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न जो पहले 2018 के पहले होता था, 2018 के जो पहले होता था वो सारे स्ट्रीम मिला के क्वेश्चन पेपर आते थे, ठीक है। बट 2018 में जो नोटिफिकेशन आया, सेम नोटिफिकेशन अभी भी है, ठीक है। तो उसमें जो आपका ब्रांच वाइज कर दिया, ब्रांच वाइज पेपर कर दिया, तो ठीक है। तो ये एक अच्छा पॉइंट कर दिया कि ब्रांच वाइज में आप स्ट्रांग रहते हैं, आप खुद ने मैकेनिकल पढ़ा है, सिविल पढ़ा है, तो आप अपने ब्रांच में थोड़े से स्ट्रांग होंगे, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट कर दिया, ठीक है। तो आप एक बार एग्जाम पैटर्न देख लीजिए कि कौन सा कैसा क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है। तो देखिए ये जो JEE एग्ज़ाम है वो डिप्लोमा लेवल पे है, ठीक है। तो डिप्लोमा में बीटेक वाले को लिए एलिजिबल है, ठीक है, लेकिन उतना भी वास्ट सिलेबस इसका नहीं है। सिलेबस ठीक है, सिलेबस दिया हुआ है, बट आपको डिप्लोमा लेवल का ही पढ़ना है, जितना डिप्लोमा में रिक्वायरमेंट होता है चीज़ों को समझने का, लिखने का,
याद करने का, वो डिप्लोमा लेवल तक का ही आप कीजिए, ठीक है। जिसमें थियोरेटिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डिप्लोमा में ज़्यादातर थियोरेटिकल होते हैं, बीटेक में जो थोड़ा सा टॉपिक को वास्ट किया जाता है, बढ़ाया जाता है, बहुत सारे टॉपिक होते हैं। डिप्लोमा में थोड़े से कंसाइज टॉपिक होते हैं, छोटे होते हैं और टू द पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो टू द पॉइंट ही आपको करना है, ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना है। डीप में अगर जाएंगे तो आप गेट के लिए तैयारी कीजिए, ये आप RRB JEE के लिए नहीं कीजिए, ठीक है, अगर डीप में करना है तो यहाँ पे थियोरेटिकल प्लस जो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है, ठीक है। तो थियोरेटिकल में कितना ध्यान दे, थियोरेटिकल में मैं बोलता हूँ 90 to 95% थियोरेटिकल पे ध्यान दे, जो टेक पार्ट है, ठीक है। और जो आपका न्यूमेरिकल है उसमें 5 to 10% ध्यान दे, ठीक है। तो ये एग्जाम पैटर्न होता है कि एग्जाम पैटर्न क्या है कि मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। डायरेक्ट आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, ठीक है, उसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे, ठीक है। तो वो पैटर्न बदलता नहीं है। भले आपको देखिए कंपटीशन कैसे इंक्रीज होगा, कंपटीशन इंक्रीज होगा, क्वेश्चंस वही रहेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस वही रहेंगे, बट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ जाएंगे तो कंपटीशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, बट क्वेश्चंस पैटर्न सेम ही रहेंगे। चाहे कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराए, TCS कराए या फिर कोई और एजेंसी कराए, तो क्वेश्चन पैटर्न सेम डिप्लोमा लेवल का ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप डिप्लोमा लेवल एग्जाम RRB JEE दे रहे हैं और आपको PhD टाइप का क्वेश्चन पूछेगा या गेट टाइप का क्वेश्चन पूछेगा या ESC टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो ESC का भी एक फंडा होता है, ESC में भी 1 मार्क्स क्वेश्चन है तो वो 1 मार्क्स वाला पूछेगा, ठीक है। तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन जो होगा वो वहां से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न मेन है कि एग्जाम पैटर्न क्या है उस पर आप काम करें कि एग्जाम पैटर्न है आपको डिप्लोमा लेवल का, तो आप गेट लेवल का तैयारी नहीं करें, ठीक है। तो आप डिप्लोमा लेवल का ही तैयारी करें। देखिए एग्जाम निकालने से मतलब है आपको नॉलेज गेन करने से नहीं। देखिए बीटेक में गेट में बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, ठीक है, उतना सिलेबस नहीं। आप दूसरा चीज़ है कि आप पहले सिलेबस निकाल लें, ठीक है, आप सिलेबस निकाल के, ठीक है, रख लें क्या क्या आपका टेक्निकल में पूछता है, ठीक है, टेक्निकल में क्या क्या सिलेबस दिया हुआ है, कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो सारे तो एग्जाम पैटर्न एक बार देख लिया आप लोग, डिप्लोमा लेवल फिक्स करना है आपको, ठीक है। उसके बाद सिलेबस क्या है, सिलेबस जो टेक्निकल का है चैप्टर वाइज आप उसको राइट डाउन कर ले, कहीं चिपका दें, ठीक है। चैप्टर्स कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, मान लीजिए मैकेनिकल में 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं तो 10 चैप्टर्स आप कहीं पे वॉल पे जहाँ पे आपका स्टडी करते हैं वहाँ पे चिपका ले, ताकि आपको ये सिलेबस याद रहे, ठीक है, टेक्निकल कि कितना पढ़ना है मेरे को, ठीक है। सेकंड क्या है कि सिलेबस आपने देख लिया पूरे अच्छी तरह, ठीक है। थर्ड क्या है आपका सिलेबस देखने के बाद आप कलेक्ट करेंगे सारे मटेरियल्स, सारा कुछ आप टेक्निकल हो नॉन टेक हो सारा कुछ आप एक बार कलेक्ट करके आप रख लीजिए, ठीक है। इससे आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा बार बार ढूंढने का, और ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास, तो ये अच्छा है। और एक चीज़ मैंने जो किया था कि सारा मटेरियल मैंने सिलेबस सारा का नॉन टेक हो या टेक हो सारा का मैंने सिलेबस राइट डाउन कर लिया और सारा कुछ मैं एक जगह पे कर लिया, उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, ठीक है। फोर्थ है आपका कॉन्सेप्ट। देखिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है, थियोरेटिकल है या न्यूमेरिकल करना हो, दोनों में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो आपका न्यूमेरिकल वर्सेस थियोरेटिकल वर्सेस न्यूमेरिकल जो है, मैंने पहले भी बताया 90 to 95% आपका कोई भी हो, नॉन टेक या टेक पार्ट हो, दोनों में से 90 to 95% आपका थियोरेटिकल आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, और 5 to 10% आपका न्यूमेरिकल आएगा। तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे 4th नंबर में कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर होना जरूरी है। मान लीजिए कि कोई भी मैकेनिकल का सिलेबस हो, थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे हैं, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ये सब है, तो उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ठीक है। जितना कॉन्सेप्ट आप क्लियर किए हैं तो उसका 5th में शॉर्ट नोट्स बनाइए। देखिए सेल्फ नोट्स बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए क्रैश कोर्स मान लीजिए कहीं से खरीदते हैं, ठीक है, वो बहुत लोग PDF दे देते हैं, तो वो PDF आप मेरे को पता है कि कितना लोग पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, ठीक है।
तो मोस्टली वो लोग PDF बना के छोड़ देते हैं, डाउनलोड करके छोड़ देते हैं, तो पढ़ते भी नहीं। एटलीस्ट आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा तो एक बार तो पढ़े ही होंगे शॉर्ट नोट्स बनाते वक्त, ठीक है। तो उसको शॉर्ट नोट्स को इतना शॉर्ट रखिए कि आपको मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 10 सब्जेक्ट्स है तो 30 पेजेस में आपका हो जाना चाहिए, ठीक है, कंप्लीट, कि आपको इतना ज़्यादा मोटा नहीं लगे कि लास्ट टाइम रिवीजन करना है या कभी भी रिवीजन करना, अरे इतना करना है, नहीं, ऐसा नहीं। जो आपको याद है वो शॉर्ट नोट्स में नहीं लिखें, ठीक है। जो आपको हमेशा याद रहता है वो चीज़ नहीं लिखें, जो आपको नहीं याद, भूल जा रहे हैं बार बार, वो शॉर्ट नोट्स में कवर करें। और शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैंने सारे सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स, जैसे कि मैथ्स का भी मैंने बनाया था, ठीक है, आपका फिजिक्स का भी बनाया था, केमिस्ट्री का भी बनाया था, बायो का भी बनाया था, ठीक है, आपका जनरल अवेयरनेस का भी बनाया था, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस का भी बनाया था, और उसके बाद आपका कंप्यूटर का भी बनाया था, आपका इन्वायरमेंट का भी बनाया था, टेक का भी बनाया था, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट का आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएंगे, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा, रिवीजन करने में बहुत आसानी होगा, ठीक है। मेन पार्ट होता है किसी भी एग्जाम क्रैक करने का रिवीजन। देखिए, एक बार किसी चीज़ को आप पढ़ के और छोड़ देंगे तो वो चीज़ आपको धीरे धीरे वो भूलते जाएंगे, ठीक है। तो रिवीजन करते जाएंगे तो मेन चीज़ है रिवीजन करते जाएंगे तो वो रिकॉल रहेगा, माइंड में कहीं पे बैठ जाएगा। बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा, ठीक है, और जल्दी मतलब भूलेंगे नहीं उस चीज़ को, ठीक है। तो रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप टॉपिक कवर कीजिए, रिवीजन कीजिए, फिर से नया टॉपिक स्टार्ट कीजिए, तो पहले वाले को रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद है प्रैक्टिस। देखिए, प्रैक्टिस का क्या करना है, कहीं से भी मान लीजिए कि मैकेनिकल का है तो RS खुरमी ले लिए, JB गुप्ता जो इलेक्ट्रिकल के हैं JB गुप्ता ले लिए, या RK राजपूत ले लिए, ठीक है। सिविल के लिए हैं तो सिविल के लिए अपने अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट बुक है सिविल का वो ले लें, ठीक है। और चैप्टर, एक चैप्टर क्लियर करें, कॉन्सेप्ट उसका, और उसके बाद उसका प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो ये होता है आपका थ्योरेटिकल भी कवर हो जाएगा अच्छे से, और आप अगर ऑब्जेक्टिव उसका सॉल्व करते हैं तो वो आपको याद भी होता रहेगा, ठीक है। तो चैप्टर फिनिश करें एक, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव करें, ठीक है। सारे डिपार्टमेंट के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप एक चैप्टर फिनिश करेंगे, उसके बाद रिविजन करें, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करें, ठीक है। उसके बाद है आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। टाइम टेबल, देखिए, टाइम टेबल मैंने पहले भी बता दिया है कि टाइम टेबल क्या होगा। तो टाइम टेबल मैं 8 to 14 घंटा पढ़ता था, ठीक है। मेरे पास उतना टाइम नहीं था, मैं जॉब छोड़ के आया था, ठीक है। तो देखिए, जो जॉब करते हैं और जो फ्रेशर हैं, जो जॉब वॉब नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो देखिए 8 से 14 घंटा मतलब आप टाइम निकालिए। जो जॉब करते हैं वो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं सोचा था कि मैं जॉब छोड़ दूंगा और RRB JEE पक्का क्लियर करूंगा, तभी मैंने जॉब छोड़ा था। तो देखिए 8 से 10 घंटे आपको जरूरी ही होगा अगर एग्ज़ाम ये क्रैक करना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत मतलब वास्ट कंपटीशन है अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब RRB ही है जो वैकेंसी इतना मैकेनिकल का या इलेक्ट्रिकल का देता है। बाकी SSC देख लें या फिर और भी स्टेट AE देख लें, JEE देख लें, बहुत कम वैकेंसी निकलता है, इसलिए कंपटीशन थोड़ा, बहुत लोग बैठेंगे इसमें, PhD तक के बैठेंगे तो कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाता है। तो 8 से 14 घंटे आप टाइम टेबल बनाएं, जिसमें कि 7 से 8 घंटे आप CBT 1 को दें, और 4 से 5 घंटे आप CBT 2 को दें, क्योंकि CBT 1 आप क्वालिफाई कर भी लेंगे और CBT 2 मान लीजिए आपका प्रिपेयर ही नहीं है तो क्या फ़ायदा हुआ। तो इसलिए CBT 2 को आप पैरेलली लेके चले, ठीक है। और लास्ट जो CBT 1 दे के आए तो पूरा फोकस आप CBT 2 को दें, ऐसा नहीं कि छोड़ दें, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना से ज़्यादा हो सके उतना कीजिए, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि यूथ का जो टेक्निकल पोर्शन आता है, टेक्निकल का, वो काफ़ी अच्छा होता है। मैंने भी उस टाइम किया था, क्योंकि देखिए पिछली बार जो 2018 का था उससे पहले जो एग्ज़ाम हुए थे सारे ब्रांच को कंसिडर करके बनाया था, क्वेश्चन पेपर होता था। लेकिन उस बार जो 2018 में था ब्रांच वाइज डिवाइड कर दिया था, मैकेनिकल अलाइड इंजीनियरिंग अलग, इलेक्ट्रिकल अलाइड इंजीनियरिंग अलग। तो यूथ का बुक था मैकेनिकल के लिए, बहुत सारे एग्जाम्स का इसमें एक जगह पे करके देता है, ठीक है। और काफ़ी अच्छा रहता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस जो डिप्लोमा लेवल के होते हैं, डिप्लोमा लेवल के, वो इसमें कंबाइन करके देता है, ठीक है। तो यूथ वाला काफ़ी अच्छा है, मैंने भी करके गया था, तो इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो आप भी ये फॉलो कर लीजिए। इलेक्ट्रिकल के लिए भी आता है,
ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल वाले भी ले लें, मैकेनिकल वाले भी ले लें। बाकी कमेंट में ये नहीं पूछे ये बेटर है वो बेटर है, मैं बाकी किसी को पढ़ा नहीं हूँ, ठीक है। यूथ का पढ़ा हूँ तो मैं यूथ का बता रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका नॉन टेक्निकल जो है वो डेली करें, ठीक है। जो जनरल अवेयरनेस पार्ट है वो डेली करें, ठीक है। फार्मूलाज जो हैं वो आप शॉर्ट नोट्स में लिख लें, ठीक है। जो टेक्निकल पार्ट्स का है वो शॉर्ट नोट्स में फार्मूलाज लिख लें। डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं इसके, फार्मूला भी कभी कभी पूछ लेता है डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला ये पूछ लेगा कि मान लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सेक्शन का बता दो, जेड सेक्शन का बता दो, ये डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है। तो वो फार्मूलाज आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे हर एक चैप्टर्स के। मान लीजिए फार्मूलाज बनाएंगे हर एक चैप्टर्स के, चैप्टर 10 है तो 10 पेज में आपका फार्मूला सब आ जाएगा। तो फार्मूलाज का एक अलग से चैप्टर ये शॉर्ट नोट बना ले, ठीक है। तो और आपका जो मेन चीज़ है कि आपका टेक्निकल का, ये तो मैंने बता दिया टेक्निकल कैसे करना है। तो सेकंड है फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री मेरा वीडियो है साइंस का, तो उस पर मैंने बता दिया है फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री कैसे करें। 15 मार्क्स का पूछता है तो उस पर ज़्यादा ध्यान दे, उससे वहाँ से हो जाएगा। मैं ट्राई करूँगा कि देखता हूँ कि मैं कितना कवर करा पाता हूँ फिजिक्स साइंस, तो वो मैं कवर करा लूँगा, ठीक है। तो सेकंड है इन्वायरमेंट में 10 नंबर का पूछता है, तो ये आप लास्ट में करेंगे जो CBT 1 आपका हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। इसका नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा, नोट्स प्लस क्लासेस हो सके तो टाइम निकाल के मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ज़्यादा नहीं है, जैसे इन्वायरमेंट में क्या है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हो गया, आपका जो भी पॉल्यूशंस के टाइप होते हैं वो हो गया, प्लस आपका कन्वेंशन होते हैं, अर्थ समिट, ये सब समिट वमिट होते हैं इन्वायरमेंट में, वो सब ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। और करंट अफेयर्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट ये भी पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। थर्ड आपका हो गया कंप्यूटर भी आपको उसी टाइम पढ़ना है, जो एग्ज़ाम CBT 1 का हो जाएगा उसके बाद ही पढ़ना है आपको कंप्यूटर, क्योंकि ज़्यादा सिलेबस नहीं है इसमें। आप मान लीजिए कि ऑपरेटिंग क्या कौन सा होता है, लैंग्वेजेस कितने होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, बाइनरी लैंग्वेज, ये सब पूछता है, तो ये कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके लिए चिंता नहीं करें। और नोट्स और क्लासेस हो सके तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा इसका। तो ये CBT 1 के बाद कीजिएगा, इन्वायरमेंट प्लस कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है आपका जनरल अवेयरनेस में क्या करना है। जनरल अवेयरनेस में कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल, ठीक है। यूट्यूब चैनल कोई भी फॉलो कर लीजिए। उसका सिलेबस क्या है, हिस्ट्री हो गया आपका, पॉलिटी हो गया। हिस्ट्री को कौन सा, मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा फॉलो करेंगे आप लोग, जो 1757 के बाद वाला है हिस्ट्री है वो मॉडर्न हिस्ट्री आप ज़्यादा फॉलो करेंगे। पॉलिटी हो गया, पॉलिटी आपका हो गया। उसके बाद ज्योग्राफी हो गया। 10-12 घंटे का लेक्चर आता है यूट्यूब पे, बहुत सारे लोग दिया है, तो वो कवर कर लेंगे, वहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन इजी ही आते हैं, ज़्यादा वास्ट नहीं आते हैं। फिर इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स आप 10th तक कर लीजिए, बहुत है। या फिर करंट अफेयर्स कर लीजिए, इकोनॉमिक्स के करंट से रिलेटेड पूछता है, ठीक है। फिर इंडियन कल्चर हो गया, इंडियन कल्चर का लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है, वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका मेन जो है जनरल अवेयरनेस में बुक्स एंड ऑथर हो गए, स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है। आपका अवार्ड्स हो गया, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गया, ठीक है। उसका नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स हो गए, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स हो गए। देखिए 15 मार्क्स का GA होता है, ठीक है। तो एटलीस्ट आप ट्राई कीजिए कि 7 to 8 मार्क्स आपका आ जाए, ठीक है, तो अच्छा रहेगा ये। तो देखिए टोटल मिला के मैं बताता हूँ कि आपको कितना स्कोर सेफ रहेगा, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस में मान लीजिए 7 से 8 नंबर ले आइए, ठीक है। इतना ऐसे प्रिपेयर कीजिए कि इतना आ रहा हो, आप टेस्ट दे के देख लीजिए, ठीक है। और फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री हो गया, 12 नंबर कम से कम 15 में से आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने CBT 1 में भी तैयारी किया हुआ है, ठीक है। इन्वायरमेंट में कम से कम 5 से 6, 5 to 6, कंप्यूटर में आपका 5 to 6, ठीक है। आपका टेक्निकल मेन इंपॉर्टेंट, आपका जो मार्क्स बनवाएगा या फिर आपको पोस्ट सिलेक्शन कराएगा। मान लीजिए कट ऑफ आप क्लियर भी कर लेते हैं, कट ऑफ, ठीक है, तो आपको पोस्ट आपके चॉइस से नहीं मिलेगा अगर आपका टेक्निकल स्ट्रांग नहीं होगा। तो टेक्निकल में आप वर्क कीजिए और 70 to 85 इतना स्कोर करेंगे तो आपका डिज़ाइन ड्राइंग हो गया, DMS हो गया, ठीक है, ये तभी मिलेगा। CBT 1 में भी इसके लिए बहुत अच्छा मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से CBT 1 प्लस CBT 2 दोनों पर तैयारी करें, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि इसमें सेफ स्कोर मान लीजिए 103 to 105 करते हैं, इतना टेस्ट दे के देखिएगा, इतना आता है आपको तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। मतलब
कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, ठीक है। और टारगेट अपना फिक्स कीजिए, टारगेट फिक्स कीजिए कि इतना हमको करना है तो उतना करना है, ठीक है। ये नहीं कि आज नहीं कल करेंगे, चलिए दोस्तों के साथ घूम लेते हैं, फिर लेते हैं। तो अपना टारगेट एक फिक्स कर लीजिए, टारगेट फिक्स कीजिए, ठीक है, और उस पर काम कीजिए, ठीक है। और डेली का आपका अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, ठीक है, कि मुझे 8 से 10 घंटे डेली पढ़ना है, ठीक है। तो उस हिसाब से प्रिपेयर कीजिए कि मुझे इस बार एक सीट लेना ही लेना है, क्योंकि इसके बाद मान लीजिए 5 साल बाद आएगा तो 5 साल वेट करना पड़ेगा आपका। मान लीजिए कितनों का एज निकल जाएगा तो कितनों का मन नहीं करेगा, कितने लोग प्राइवेट जॉब में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसे तैयारी कीजिए कि जैसे मैंने किया था कि नहीं मुझे इस बार जॉब ले ही लेना है, ठीक है। तो वैसे तैयारी कीजिए। और भी कुछ अगर किसी का डाउट होगा तो कमेंट में सेक्शन में पूछिए, ठीक है, मैं कमेंट सेक्शन में जवाब देने का ट्राई करूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पे अगला वीडियो बना दूंगा, ठीक है। होप सो आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए वो कमेंट कर दें, ठीक है। और अगर वीडियो से रिलेटेड कुछ आपका डाउट है तो वो कमेंट में पूछ लें, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।